गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस खूबसूरत से सेशन में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और स्माइल करेंगे अपने घर पे। आज हम कक्षा 4 ले रहे हैं, लेकिन आज की कक्षा में आप लोगों को जो 2023 में जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूँ और उन्हीं पर आधारित कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आज का सेशन है वो डबल डोज है ना। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन अब आवाज़ ठीक आएगी। ठीक। तो आज के हम क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को डबल डोज वाली कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सारे एक से बेहतर एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं दोस्तों, प्लीज़ शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके इस सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, एंड यू विल फाइंड द बेस्ट क्वेश्चंस हियर इन दिस सेशन। राइट, आप लोगों को सबसे बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को इस सेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने कल के सेशन में कमेंट की थी। आप भी अपना नाम देख सकते हैं, जैसे कि पलामू टाइगर झारखंड है, यूनिक गर्ल है, गोपाल झा है, यूज़र के एन है ना। आप भी देख सकते हैं कि आपका नाम इन मेरे जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनमें है या नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे दोस्त ने अलग अलग तरीके की कमेंट की है। सर आपका क्लासेस बहुत अच्छा होता है, सर मेरा माथा खराब नहीं होता, आपकी क्लास देखकर अच्छा लगता है, सो दैट एंड सो ऑन। ठीक है। मैं चाहूँगा कि इस सेशन के बाद भी आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आपकी हर दिन कमेंट्स को मैं देखता हूँ एंड आपकी हर दिन की कमेंट्स मुझे रेगुलर मोटिवेट करती हैं दोस्तों कि मैं और अच्छा और बेहतरीन आप लोगों को करा सकूं और सेशंस में काफ़ी कुछ मचा सकूं, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस ला सकूं। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो लिख दीजिए सर आवाज़ क्लियर है। अगर आपको सब कुछ क्लियर से दिख रहा है तो लिख दीजिए सर सब कुछ क्लियर से दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर दिख रहे होंगे आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन बहुत साफ तरीके से दिख रहे होंगे। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाजरे का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, पृथक्करण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, पीसते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है देखा जाए तो। ठीक है। और आंसरेबल क्वेश्चन है जिसको आप लोग आंसर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसे आप आंसर नहीं कर सकते। चलिए आंसर करिए फटाफट से। ये क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाएंगे। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर सकते हैं आज के इस क्वेश्चन का। ओके, लेट्स सी। तो दोस्तों जो हमारे बाजरा होता है उस पर ना बाली होती है। बाजरे की क्या होती है, बाली होती है। तो जो बाली वाला जो भाग होता है उसको ओखली में पीसा जाता है। और इस पर आधारित बहुत ही फेवरेट एक कथा एक छोटी सी एक कहानी कविता भी है कि जब ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, है ना। क्या करना, ओखल में जब सर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका मतलब जब हमने ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसली से क्यों डर रहे हैं साहब, है ना। तो करेक्ट आंसर बाली इसका हो जाएगा। बाली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो कुछ तरीके हैं, जैसे डिस्टिलेशन है लिक्विड से लिक्विड को अलग करने के लिए, ड्राइंग सुखाकर सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, इवेपोरेशन दोस्तों याद रखिएगा सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। ठीक है। एक्सट्रैक्शन हमारे लिक्विड से लिक्विड को सॉलिड को अलग करने के लिए यूज में लाया जाता है। सो पूछा जा सकता है कि कौन से हाई एनर्जी वाले हैं, तो याद रखिएगा डिस्टिलेशन, ड्राइंग, इवेपोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन, इनके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। वहीं अगर आप देखें एब्जॉर्प्शन, मेम्ब्रेन्स या फिर क्रिस्टलाइजेशन, इनके लिए हमें लो एनर्जी चाहिए इन सब प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं पेपर में, याद रखिएगा। बहुत कम छात्र जो हैं वो जान रहे हैं। ठीक है। देखो फसल कह रहे हैं सर बाली क्या है। देखो जब बाजरे की कटाई की जाती है ना तो पूरी बाली जो पौधे का वो हिस्सा होता है जिसमें बीज होते हैं। ठीक है। बाली वो हिस्सा जहां पर पौधे के बीज हो रहे होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो बाली बीज वाला हिस्सा होता है बाजरे का, याद रखिएगा। ठीक है। नहीं पता है तो मैंने बता दिया है कि जो बाली के बारे में पूछ रहे हैं ना सर कॉर्प्स क्या है, ये बीज वाला हिस्सा जिस एरिया में बीज होते हैं। बीज नहीं पीसे जाते हैं, जिस एरिया में बीज होते हैं वो पूरा एरिया पीस दिया जाता है बाजरे का, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में फंसेंगे। देखो अभिकथन वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे पेपर में, है ना, इस बार भी पूछे गए थे। चलिए लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाएंगे। 64 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं
और 64 के 64 लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एक बार अपने स्टेट का नाम और अपनी जगह का नाम लिख दीजिए, कौन सी जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए कि कौन से स्टेट से हैं। देखते हैं कि बिहार वाले कितने छात्र हैं और बाकी के कहाँ के छात्र हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है अभिकथन। झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट कर जला दिया जाता है, राख मिट्टी में मिल जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई आंसर कर देगा। अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए कैसी भी। आंसर करिए फटाफट से, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, राख मिट्टी में मिलती है और मिट्टी उर्वरता बढ़ा देती है। तो खैर सच बात है। जो झूम खेती है उसका दूसरा नाम क्या है, झूम खेती का दूसरा नाम इसीलिए स्लैश एंड बर्न की खेती है। झूम खेती को इसलिए दूसरे नाम स्लैश एंड बर्न से जानते हैं हम लोग। क्यों जानते हैं, क्योंकि स्लैश एंड बर्न में होता क्या है कि हम पहले खेत को जला देते, पहले हम खेत को काटते हैं, जो भी खरपतवार होती है, और उसको जला देते हैं। जलने के बाद जो राख होती है वो निश्चित तौर पर जब मिट्टी में मिलती है तो उर्वरकता बढ़ा देती है। तो दोनों ठीक है ना, ए ठीक है और ए का आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झूम खेती को क्यों स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से स्लैश एंड बर्न की खेती की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जो झूम खेती है वो सस्टेनेबल है। तो दोस्तों झूम खेती सस्टेनेबल ग्रोथ को नहीं दिखाती, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा धरती खराब होती है। दूसरा, स्लैश एंड बर्न में काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो यस गाइज, ये जो स्लैश एंड बर्न की खेती है दैट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली, है ना। ये इको फ्रेंडली कतई भी नहीं है, ये जो हमारी जो खेती की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आपके सामने। हाँ, पर आगे जाने से पहले ना एक बार कमेंट सेक्शन में ना सब लोग जितने भी हैं, एक स्नैपशॉट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे कहूँगा कि सभी लोग जितने भी हैं वो स्नैपशॉट जरूर लें। तो झूमिंग कहाँ की होती है खेती, देखो झूमिंग को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। और बिहार के पेपर में तो फंस भी गया था, याद होगा, और सीटेट के पेपर 2 में भी फंस गया था क्वेश्चन। तो ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि कहीं भी फंस सकता है, याद रखिएगा। तो देखो दोस्तों, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, रोका हमारा ब्राजील में कहा जाता है, मैसोल हमारा सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है, लदांग हमारा इंडोनेशिया में कहा जाता है, रे हमारा वियतनाम में कहा जाता है, बेवर और धैया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं हम झूम खेती को, पौमा और धाबी और या फिर कोमान बरिंग उड़ीसा में कहते हैं, कुमारियम वेस्टर्न घाट्स में कहते हैं, वालरे हमारा वॉल्ट्रिया साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं, और खील हमारा हिमालयन बेल्ट में कहते हैं, और कुरवा हमारा झारखंड में कहते हैं। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोग को दे रहा हूं। कभी ना कभी आपको किसी ना किसी पेपर में फंसता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। मैं सभी छात्रों से चाहूंगा कि कृपया करके एक स्नैपशॉट कर दीजिए, ठीक है, खींच लीजिए फोटो, मैं भी आ जाता हूँ फोटो में, और जब फोटो हो जाए तो डन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि आप फोटो ले लें, तो है ना, ये मिटा देता हूँ। चलिए फोटो ले लीजिए, ले लिया फोटो, या अभी भी पोज में रहूं, स्माइल करने वाले पोज में। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ फोटो ले लिया होगा। कर लिया फोटो, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि शकरकंदी एक जड़ है, यह भोजन संग्रहित करती है, सही विकल्प चुने, बताइए। सर आपने वीडियो ही नहीं बनाई आंसर की चैलेंज पर। प्रीति यादव, मेरे को ना हर चीज़ की वीडियो बनाने का शौक नहीं है। हम लोगों ने चैलेंज करा दिया, हम लोगों ने 2 कैंडिडेट अपनी टीम से भेजे थे पेपर दिलाने, और हमने उसका चैलेंज भी कर दिया है। आप लोगों को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी अपनी आंसर की, हम लोगों ने चैलेंज कर दिया है, ठीक है। अब हर चीज़ को आके बताने की, वीडियो बनाने की हम लोग ज़रूरत नहीं समझते। हम वो लोग हैं जो पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ये सब काम हम पीछे से करते रहते हैं। अब छोटी छोटी बात की वीडियो बनाना कि आओ आंसर की चैलेंज करें,
व्यूज लाने का एक तरीका है, जो कि एक चीप स्ट्रेटजी है व्यूज लाने की, और आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ चीप स्ट्रेटजीज, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वीट पोटैटो इज अ रूट एंड इट स्टोर फूड, यानी कि जो हमारा आलू शकरकंदी है वो एक जड़ है और ये भोजन को संग्रहित रखती है। सही विकल्प क्या है इनमें से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। देखो यार, शकरकंदी की जड़ है, एकदम करेक्ट है। हम भोजन जो खा पाते हैं वो शकरकंदी की जड़ वाला भाग खा पाते हैं, और ये भोजन के खाद्य पदार्थ को संग्रहित करती है, तो बिल्कुल करती है। जड़ को अगर आप देखोगे, शकरकंदी की जड़ बिल्कुल आपको एक गाजर की जड़ जैसी दिखाई देती है, थोड़ी सी टेढ़ी कुबड़ी बेशक बीच में से हो, लेकिन वैसी होती है। भोजन को स्टोर करने की क्षमता होती है शकरकंदी की जड़ में, इसीलिए हम उसका भोजन करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट एंड ए का सही डिसीजन आर है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग आंसर कर दीजिए। समर कन्नौज यूपी 72 जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, ठीक है। तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बस एक ही चीज कहूंगा सभी छात्रों से कि एक बार मुस्कुराहट वाला, एक बार हंसी वाला सिंबल भेज दीजिए दोस्तों। आपकी हंसी वाला सिंबल जो है वो काफ़ी कुछ मोटिवेट करता है मेरे को, कि हाँ मेरे छात्र खुश हैं, मेरे से काफ़ी खुश हैं, ठीक है। देखो, आपने नए क्वेश्चंस की कहा, मैं नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हर दिन यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब भी अगर आप लोग ना आए ना पढ़ाई करने, तो फिर बेकार है यार, है ना, फिर तो बेकार है। मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख सके। तो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी पर तटरेखा पर स्थित है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी है किधर, मैप लगाओ, है जिधर, है ना। तो बंगाल की खाड़ी इधर है दोस्त, बे ऑफ बंगाल इधर है। आप कहोगे तो मैं मैप दे दूंगा आप लोगों को, अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो। इधर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल पर ध्यान से देखो तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये वाली साइड पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, ठीक है। वहीं आप लोगों से कभी पूछा जाए कि यार अरब सागर पर सर कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। ये हमारे अरेबियन सी पर है दोस्तों, ठीक है। ये कौन से पर है, अरेबियन सी पर है। क्यों है अरेबियन सी, क्योंकि इधर अरब पड़ता है ना। इधर क्या है, अरब खाड़ी, अरब की खाड़ी इधर पड़ती है, अरब देश इधर है। बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इधर वेस्ट बंगाल है या फिर बांग्लादेश, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं वो इधर हैं, ये इधर हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कई बार ना आप लोगों से वो ना जानबूझ के स्टेट्स नहीं पूछता है, यूनियन टेरिटरी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, जैसे पुडुचेरी आप लोगों से पूछ ले, या फिर आपसे लोगों से पूछ ले कि लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप अरेबियन सी पर है, पुडुचेरी याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल पर है। याद रहना चाहिए, अगर ये याद नहीं रहेगा तो तुम लोग गलत हो, मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था पिछले क्वेश्चन का, कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी पर है। कर्नाटक बिल्कुल नहीं है, उड़ीसा ठीक है, तमिलनाडु ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ठीक है, ठीक है, पुडुचेरी ठीक है, कर्नाटक ठीक है, गोवा गलत हो गया, दमन दीव गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है, बताइए। चलिए बताइए, इसका कारण क्या है। भावी शिक्षक ईवीएस किंग बाय लोकेश सर, एक बार यार कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, आप लोगों का प्रेम है, ईवीएस बाय लोकेश सर। अब वापस से आप लोगों को वापस से वही लोकेश सर नजर आने लगे होंगे जो आपको कई साल पहले दिखते थे, है ना, साल 2 साल पहले दिखते थे जो, है ना। अपने छात्रों का ख्याल रखना, नए क्वेश्चंस कराना, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूं, है ना। तो बताओ, ठहरे जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका कारण क्या है। मिट्टी के तेल से मच्छर की ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित हो जाती है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, मिट्टी के तेल में गंध मच्छरों को विसर्जित करती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखो तो गंध का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, है ना। मिट्टी के तेल और गंध का कोई उतना ज्यादा रिलेशन होगा नहीं, ठीक है। कैसे मरते हैं मच्छर, समझा देता हूं। देखो दोस्तों, मच्छर मरने की बहुत ही बेसिक सी प्रक्रिया है।
ये आपकी जल की सतह है, इस पर आकर मच्छर बैठा, ठीक है, मच्छर आके बैठ गया। क्योंकि जल का घनत्व ज़्यादा होता है तो मच्छर डूबता नहीं है। लेकिन जब इस जगह पे तेल आ जाता है, ठीक है, तेल, तो तेल का घनत्व कम होने की वजह से यहाँ पर मच्छर डूब जाता है। मच्छर जैसे ही डूबता है तो उसके अंडे भी डूब जाते हैं मच्छर के, और ऊपर से नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती हवा की, तो मच्छर क्या है, मर जाते हैं। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, याद रखिएगा। मच्छर केरोसिन का जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत कम छात्रों ने आंसर दिया, लेकिन स्टिल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहां पर हमारा एक्स डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। एक्स इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाई, इत्र रोज वाटर एंड प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, एक्स एंड वाई आर। बताओ फटाफट से कि हमारा जो एक्स है वो एक डिस्ट्रिक्ट है वाई की, और जो रोज वाटर है केवरा, वो ये प्रिपेयर किए जाते हैं लार्ज स्केल पर। तो बताओ कि एक्स और वाई क्या है। लेट्स सी कितने लोग बता पाएंगे। आपके क्लास के बाद सीटेट पेपर 1-2 क्वालिफाई हुई, 100 और 110, बहुत बढ़िया। आंसर करो। अस्सी लोग जोड़ रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक्स कन्नौज है और ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्योंकि इत्र की बात जब आएगी तो यूपी हमें जाना पड़ेगा। जब कभी भी इत्र की बात आएगी माय डियर फ्रेंड, तो हमें यूपी जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी का कन्नौज वेरी वेरी फेमस फॉर इत्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोए के लकड़ी के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्ष अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? एक्स कौन है बताओ, बोलो भाई, एक्स कौन है? एक्स बहुत पूछ रहा है ना, भैया एक्स की ज्यादा बात मत करो, वरना यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे हैं अभी रोने लगेंगे, है ना, गाना गाने लगेंगे। तेरी याद में कितने मेरे आंसू बहे, पर मैं ना बहा, है ना। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। कोयल, कौवे की एक्स है कोयल, है ना, क्योंकि कोआ जो है बेचारा अभी भी वही गाना गा रहा है। कोआ को धोखा देती है, चीटर है कोयल। कैसे? ध्यान से समझिएगा। कोयल क्या करती है मेरे प्यारे मित्रों, कोयल कोए से कहती है, सुनो जी, आप मेरे लिए सुंदर बना हुआ घोंसला दोगे? कौवा कहता है, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, घोंसला तो छोटी बात है ना। वो कहता है, कोयल कहती है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आप मेरे को मेरे अंडे भी सेक दोगे? छोटा सा काम हो रहा है। कौवा कहता है कि ठीक है, कर देंगे बिल्कुल, लेकिन शादी की डेट बताओ, है ना, शादी कब है बताओ। ठीक है, अब कोयल कहती है कि शादी की बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कौवा को एक दिन कोयल कहती है कि आपको ना मेरी मम्मी बुला रही है। कौवा कहता है, शायद मेरी शादी का ख्याल कोयल को आया है, इसीलिए कोयल की माँ ने मुझे चाय पे बुलाया है ना। कोयल कहती है, ना 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 ना, उसकी माँ क्या कहती है, ना 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 ना। कोयल एक दूसरे के साथ भाग गई, तुम्हें धोखा हुआ है, जाके अपना काम करो, पेड़ के टॉप पे बैठ जाओ। ठीक है, तो कौवा कहाँ जाके बैठ जाता है? पेड़ के टॉप पे बैठ जाता है। कोयल बहुत चीटर है, कोई को धोखा देती है। और देखो, अब तो एक्स की बात कर रहा है, अब तो एनसीईआरटी भी एक्स की बात कर रहा है, तभी ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है, वह इनमें से किन नदियों से होकर गुजरेगी? अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है,
मैंने शायद ही कभी ये क्वेश्चन आपको कराया हो, शायद मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो कहां से होकर गुजर रही है, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। चलो लेट्स सी कि कौन कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, शादी के लिए राजा बंद कर ली, हमने एक लड़की पसंद कर ली। अरे समर, है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसी लड़कियां पसंद करते रहा करो शादी के लिए तुम, है ना। पहले पेपर पास मत करना, यूपी टेट आएगा ना तब देखूंगा तुम्हें। चलो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखो, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। कृष्णा जो नदी है, जो ऑप्शन में दी गई है, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। ये कौन सी नदी है बड़ी, चौथी सबसे बड़ी नदी है जो कृष्णा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये तो हो गई, और नर्मदा और गोदावरी तो ठीक तिरुवनंतपुरम से ठीक पहले पड़ेंगी, तो ये भी हो गई हमारी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब बताओ भैया कौन जवाब सही देगा, लेट्स सी कि कितने लोग हैं यहाँ पर सही जवाब देने वाले। सर पेपर आपके आशीर्वाद से 2 बार पास हूँ, टीजीटी में लगा हुआ हूँ अभी यार, ये समर कन्नौज है भाई, पता है मेरे को यार। तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे जितने भी छात्र हैं वो कोई भी पेपर पास कर सकते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, मुझे अपने छात्रों पे पूरा भरोसा रहता है। देखो ध्यान से देखो, डेफिशिएंसी ऑफ ए कॉज एनीमिया, बी एंड सी आर रिच सोर्सेज ऑफ ए, एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। ओके ओके, तो ए बी सी क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एग्री और नॉट, यस सर लिखो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एग्री लिखो कमेंट सेक्शन में कि हाँ आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है। एक और चीज की वजह से हमारा एनीमिया होता है, दैट इज विटामिन B12, पर्सिनियस एनीमिया जैसे हम बोलते हैं। लेकिन जो B12 वाला एनीमिया है ना, ये देखो ऑप्शन में कहीं भी B12 नहीं दिया गया है, तो B12 तो हट गया, तो बचा हमारा आयरन ही। तो इसका मतलब ए तो आयरन ने घेर लिया, तो आयरन आयरन, अब 2 ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो, अगर हम पालक खाएं तो निश्चित तौर पर उसमें ढेर सारा आयरन होता है पालक के अंदर, और अगर हम डेट्स खाएं तो उसमें भी आयरन होता है दोस्तों, क्योंकि अंडे और दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइज, वेल डन। जितने भी छात्र हैं वो यस सर लिखेंगे फटाफट से। ठीक है, यस सर लिखेंगे फटाफट से। चलो यस सर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। भाई छोटू लोकेश सर कैसे हैं, बहन छोटे लोकेश सर एकदम ज़बरदस्त हैं। ठीक है, अभी तो उन पे एक ही काम रहता है बस, मम्मी का दूध पीना और रोना, दूध पीना रोना, बस यही काम रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड कहाँ की गई थी, चेरापूंजी में, अगुम्बे में, महाबलेश्वर में, मासिनराव में। बताओ भारत में सबसे अधिक रेनफॉल कहां पर रिकॉर्ड की गई, चेरापूंजी, अंगुम्बे, महाबलेश्वर, मानसिनराम। अब देखो यार कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, है ना, याद रखिएगा। देखो हमारे ना जो बढ़िया से बढ़िया जो वनस्पति उगाती है, कहते हैं ना कि बढ़िया से बढ़िया पौधे, मतलब जिनको बहुत अच्छा पानी चाहिए, वो 200 सेंटीमीटर पर उगाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, कितने पर उगाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, 200 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर सदाबहार वन उग जाएंगे 200 सेंटीमीटर के पानी पर। 200 सेंटीमीटर वर्षा हो गई तो सदाबहार वन उग जाएंगे। पता है आपको मासिनराम चेरापूंजी में कितना, खासकर मासिनराम में कितनी बारिश होती है, पता है आप लोगों को, पता है आप लोगों को कितनी होती है, ध्यान से सुनो, 1178 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेटेस्ट बारिश जो हुई है। कितनी, 1178 सेंटीमीटर, सोच के देखो।
तो भारत में जो उच्चतम वर्षा का रिकॉर्ड है वो मानसिन राम का है, और वो कितना है, 1178 सेंटीमीटर का। अब आप सोचोगे कितनी बारिश हुई होगी तब जाकर इतना ज्यादा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओ हो आरटी आ गया भैया। आरटी, राइट टू एजुकेशन, है ना। क्या कहता है राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन कहता है कि ये जो कोचिंग वाले हैं ना, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। फ्री में जो जो शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए उसका पैसा ले रहे हैं। बड़े बहुत बेकार है कोचिंग वाले। आरटी वालों को बताओ कि आज भी डीएलएड प्राइवेट कॉलेजेस ढेर सारा लाखों लाखों रुपए ले रही हैं। कोचिंग वालों को गाली मत दो। हाँ, करा दो तुम, जितने भी कॉलेजेस हैं फ्री में शिक्षा करा दो, हम भी मान लेंगे। तो भैया कॉस्ट अगर कहीं लग रहा है तो उसका कैसे होगा? और फिर अगर आप लोग कोर्सेज नहीं लोगे, आप लोग अगर कोर्स नहीं लोगे, आप ये सोचते हो कि यार हम कोर्स क्यों लें, क्योंकि आजकल ना एक और चीज़ हो गई है, कोर्सेज को बहुत गंदे नज़र से इससे देखा जाता है कि यार ये कोर्स बेच रहा है। यार ऐसा नहीं है, समझो इस बात को। तुम लोग क्या चाहते हो कि सामने वाला टीचर, तुम लोग नहीं मतलब जो ऐसा बोलते हैं, सामने वाला टीचर, ये ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के लोग ये चाहते हैं कि सामने वाले जो टीचर हमें पढ़ा रहा है ना, जो मेहनत करके आ रहा है, दिन रात एक करके पीपीटी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके घर में नाज ना हो, इसके घर में अनाज ना हो खाने को, और हम लोग सरकारी बाबू बनकर आराम से निकल जाए, तब तो मजा आए। ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको भिक्षाम देनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए। आरटी एक्ट 2009 क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बीच में बच्चों को, हर किसी बच्चे को हम लोग मुफ्त शिक्षा देंगे, और हर किसी बच्चे को वो शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करता है आरटी एक्ट कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो मुफ्त की शिक्षा है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये सेशन रोजाना दोपहर 1:30 बजे होता है। आप कहो तो किसी दिन सैटरडे वैटरडे को बड़ी मैराथन करवा दूं? आप लोग बताओ क्या कहते हो, बड़ी मैराथन करा दूं? चलो अगला क्वेश्चन। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहते हैं क्योंकि विशिष्ट पत्तियां या पत्तों के भागों का उपयोग करके कीटों को फंसाने का काम करते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं बताओ? पोषक तत्व, वायु, जल या फिर मृदा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, लेट्स सी कितने लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है यार। देखो देखो दोस्त, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि तीर मारो क्वेश्चन में खींच गए थे। खत्म कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार मेरे जितने भी 100 दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मिलकर लाइक का बटन दबा दो यार, ठीक है। अभी 97 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक देख कर ना मैं शर्मा गई, मैं हाय हाय इठला गई, मैं हाय हाय, गाना नहीं है वो, तो शर्मा जाऊंगा यार मैं, ठीक है। एक बार सब लोग लाइक का बटन जरूर दबा दो। करेक्ट आंसर देखो ध्यान से यार, क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप इसलिए करते हैं क्योंकि ये पोषक तत्व इसे मिलते हैं, खासकर मैं कहना चाहूंगा नाइट्रोजन नाम का जो पोषक तत्व है। एक बार मैं फिर से बता दूं, पिचर प्लांट्स वो पौधे होते हैं दोस्तों जो किसी भी कीट को फंसा कर खाने का काम करते हैं, और ये वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा एक्सेस नहीं होगी, क्या होगी, रिसेस होगी, यानी कि काफ़ी कमी होगी, है ना। एक्सेस नहीं होगी बिल्कुल भी नाइट्रोजन की, वहां पर पाए जाएंगे ये। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार केवल लोकटक झील में स्थान है बताओ? लोकटक लेक इज ओनली प्लेस फॉर विच काइंड ऑफ इंडेंजर्ड डियर्स? चीतल, बारहसिंघा, सांभर, संगाई? सगाई नहीं है, कोई लड़का सगाई समझे इसे। ये जितने भी लड़के हैं ना, इनको हमेशा शादी की पड़ी रहती है। हो जाएगी तुम लोगों की सगाई, ठीक है, टेंशन मत लेना, घबराना मत तुम लोग। देखो जो संकटापन हिरण है, जिनमें से खासकर संगाई नाम के जो हिरण है, याद रखिएगा कौन से,
संगाई नाम के जो हिरन हैं, ठीक है, इनको क्या है, ये लोकटक झील में ही पाए जाते हैं। बेटा लोकटक झील के बारे में खास बात जान लो। सबसे पहले तो लोकटक झील उत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र फ्रेश सबसे बड़ी झील है पहले तो, और वो भी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। मणिपुर में किबुल लाम, जो लामजाऊ नेशनल पार्क है, वहां पर ना मृग मारीच हिरण पाई जाती हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा कि देखो, इस प्रकार की आंखें इसके सर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? बताओ भैया। रीता वो पक्षी ही, उसकी आंखें ही आगे की ओर नहीं है, हो सकता है कि वो पक्षी ही आपके समान हो। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, कोई भी काम नहीं करके लाता उसे बोलते हो उल्लू है तू, है उल्लू कहीं का, है ना। उल्लू की आंखें आगे होती हैं। उल्लू इसलिए किसी को उल्लू कहा जाता है क्योंकि उल्लू का मतलब ऐसा नहीं क्योंकि बेवकूफ़ है, उल्लू बहुत शातिर होता है। आपको मैं बता दूं, उल्लू के अंदर एक और खासियत पाई जाती है। उल्लू जो सबसे शांत तरीके से उड़ने वाला पक्षी है, बहुत शांत तरीके से उड़ता है एकदम। अगर उल्लू आएगा ना, मान के चलो कमरे का ये एरिया से ये एरिया है, यहाँ से यहाँ उड़ा, आपको नॉइज ही नहीं पता चलेगी कोई पक्षी उड़ के आया। बाकी के सभी पक्षी शोर करते हैं, लेकिन उल्लू के पास ऐसी एरोडायनेमिक्स है कि वो शोर तक नहीं करता है। सोचो, कोई पक्षी आ रहा है आक्रमण करने और वो शोर ना करे, बहुत शातिर है उल्लू। तो उल्लू नहीं है भैया, उल्लू का मतलब जो सोए ज़्यादा। भौमजल जल स्तर नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अंडरग्राउंड वाटर, एक्वाफायर, पर्च्ड वाटर या सीक्रेट वाटर? बताओ फटाफट से। कोई हमसे जीत ना पाए, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो भौमजल स्तर कठोर चट्टान की परत के बीच भंडारण भौमजल स्तर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ। अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? जलभृत बोलते हैं, एक्वाफायर बोलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कठोर चट्टान की परतों के बीच लिख रहा है, ये परतों के नीचे नहीं लिख रहा, बीच लिख रहा है। ध्यान से देखो, ये चट्टानों की परत है, इनके नीचे तो है अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन इन परतों के बीच में भी जल पाया जाता है, फंसा रहता है जल ऐसे। यहाँ पर इस एरिया में फंस गया, इस एरिया में जल फंस गया। ये जो जल फंसा हुआ जल होता है, इसे जलभृत बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं लाडले मित्रों? जलभृत बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे बिल्कुल जहाँ पर सब एकदम प्लेन होगा, ऊपर चट्टाने हैं, हर जगह ये जो जल होगा, ये भूमिगत जल होगा, जैसे आप हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस की लाइफ में। लंगर की प्रथम संकेत, जो प्रथम प्रथा है, वो क्या संकेत करती है? सब करवाएंगे, टेंशन मत लो, पेडागोजी भी करवाएंगे, तुम पढ़ो तो सही। लंगर की प्रथा का प्रथम क्या संकेत करती है? तो यार, इट्स फ्री कम्युनिटी किचन। और आपको ये देखने को भी मिलेगी फ्यूचर में, आज के 10-20 साल बाद जब लोग सोसाइटीज में रहा करेंगे, तो एक सोसाइटी में एक ही जगह खाना बना करेगा, तो मुफ्त समुदाय रसोई इसको कहते हैं। कौन सा स्तनधारी परिवार का है? वेल, मेंढक, कबूतर, छिपकली? बताओ, स्तनधारी कौन सा है इनमें से? कैसे क्वेश्चन है आज, बताइए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। हाउ यू ऑल गाइज आर फीलिंग? मजा आ रहा है? आना भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों?
कौन सा स्तनधारी परिवार का है दोस्तों? तो व्हेल यार हमारे ऑब्वियसली एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। व्हेल हमारी क्या है? एक मैमल है दोस्तों। व्हेल हमारी क्या है? व्हेल इज अ मैमल। व्हेल इज अ काइंड ऑफ मैमल गाइस, याद रखिएगा। AQI ऑफ दिल्ली इन दिसंबर इज 331। AQI की फुल फॉर्म क्या है? AQI क्या बताता है? जबरदस्त सर, ब्यूटीफुल सेशन सर, नस्त मस्त नमस्त, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, लाइक डन। देखो यार, AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, नॉट क्वांटिटी, नॉट क्वांटम, नॉट क्वाड्रेटिक, इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसमें भी खासकर मैं आपको कुछ कुछ मेजरमेंट बता दूं। इसमें PM2.5, PM10 के पार्टिकल्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। SO2 का लेवल देखा जाता है, NO2 का लेवल देखा जाता है, CO का लेवल देखा जाता है। ये लेवल्स मिलकर एक इंडेक्स बनाते हैं। देखो आपने सुना होगा कि यार पॉवर्टी इंडेक्स है ना, हंगर इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है समझो, बहुत सारे छोटे छोटे मेजरमेंट्स मिलकर एक इंडेक्स बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि PM10, PM2.5, SO2 का लेवल, NO2 का लेवल, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे एक इंडेक्स, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि हवा के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे पॉवर्टी इंडेक्स क्या बताएगा? ये बताएगा पॉवर्टी इंडेक्स कि किसी की इनकम कितनी है, कितना खर्च कितना कर पा रहा है, सेविंग्स कितनी हो रही हैं, सेविंग्स की अमाउंट कितनी रही है ना, सबको मिलाकर बनेगा पॉवर्टी इंडेक्स। खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इनके आधार पर बनाया जाएगा पॉवर्टी इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, खाना मिला, कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी थी। अब ऐसा नहीं कि आप में से कोई कहे कि सर हमें तो दो रोज की रोटी मिलती है तो हम हंगर इंडेक्स से तो बाहर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हंगर इंडेक्स में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितनी कैलोरीज आपको मिल रही हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको वो सारी चीजें मिल रही नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ हंगर इंडेक्स। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ग्रास, डियर, टाइगर खाद्य श्रृंखला के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ घास, हिरन, बाघ। चलो, घास, बाघ, हिरन, बाघ, बताओ। तो करेक्ट आंसर है कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करेक्ट आंसर देखो, घास, हिरन, बाघ कुछ वर्षों बाद हिरनों का शिकार कर दिया। घास, देखो यार होता क्या है, याद रखना कभी भी ए, बी और सी, इस वाली सिचुएशन में कभी भी अगर बीच वाला खत्म होता है ना, ठीक है, बीच वाला खत्म किया जा रहा हो तो उसके लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला, इनकी तो क्वांटिटी बढ़ जाती है और इनकी क्वांटिटीज घट जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब हिरन खत्म हो जाएंगे तो बाघ को तो हिरन खाने को मिलेगा नहीं, तो हिरन जब खाने को नहीं मिलेंगे तो बाघ की संख्या खत्म हो जाएगी, और घास को हिरन खाने को नहीं मिलेगा तो घास बढ़ जाएगी। तो घास तो बढ़ जाएगी और बाघ घट जाएंगे, बाघों की संख्या, घास कम हो गई, गलत है, टाइगर्स गलत है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज, यस, पॉपुलेशन विल चेंज देयर फीडिंग हैबिट, रॉन्ग। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे, ठीक है।
बट प्लीज कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा। आपकी हर एक कमेंट लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो हर एक छात्र को कमेंट करनी है। और कोशिश करिएगा ये लिखकर कि मैं यहाँ से हूँ सर, मेरे को ऐसा पढ़ा। अपनी स्टोरी लिखिएगा, जो भी हो अपने बारे में लिखिएगा, आपका भाई आपकी बात सुनेगा और जो होगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।